स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। हमने लर्निंग की जो पहले दो थ्योरीज़ की हैं, एक कनेक्शनिज़म, दूसरी कंडीशनिज़म। कंडीशनिज़म में हमने मीनिंग ऑफ कंडीशन किया था ताकि जो आपकी कंडीशनिज़म की दो थ्योरियां हैं, क्लासिकल कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन, ये आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो उसमें जो मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग है, पहले आपको इस बात को अपने आप को समझाना है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशनिंग की सेकंड थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशन को हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। ऑपरेंट का मतलब है सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, एक्टिव होकर किसी क्रिया को पूरा करना। तो जब इस अनुबंधन के सिद्धांत की जो शुरुआत है, इसे B.F. स्किनर ने 1938 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के पैदा होने के पीछे जो वजह रही है वो है कि इन्होंने जो इससे पहले पावलव हैं, वॉटसन हैं और थॉर्नडाइक है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है। उनकी आलोचना के आधार पर इस नए सिद्धांत का जन्म हुआ। इन्होंने, जैसे कि हमने पीछे कंडीशनिंग की बात की है, तो उसमें जब उन्होंने सिद्धांत की बात की, उन्होंने ये बात कही कि कोई ना कोई उद्दीपन होना चाहिए सामने जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए, हमने उसको S&R थ्योरी भी कहा था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब कोई उद्दीपन है, उसके प्रति आप प्रतिक्रिया अवश्य करते हो। तो यहाँ पर जब स्किनर ने इस बात को चेक किया तो उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की गई कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई ज्ञात उद्दीपन हो, हम तभी प्रतिक्रिया करें। कई बार इंसान की ऐसी भी कई क्रियाएं होती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होती। इसलिए इन्होंने उस बिना किसी ज्ञात उद्दीपन के होने वाली प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स की बजाय ऑपरेंट बिहेवियर कहा है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में दो तरह के बिहेवियर की बात की, एक रिस्पॉन्ड बिहेवियर और दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर इन दोनों बिहेवियर को पहले समझना होगा। रिस्पॉन्ड बिहेवियर क्या है, ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, तब हम इस थ्योरी में आगे बढ़ सकते हैं। है ये भी कंडीशनिंग थ्योरी, जैसे कि हमने पहले की थ्योरी में बात की थी। रिस्पॉन्ड बिहेवियर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रिस्पॉन्ड क्या है, एक अनुक्रिया व्यवहार है। मतलब किसी क्रिया के प्रति आप जब प्रतिक्रिया करते हो, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो, रिस्पॉन्ड बिहेवियर इसलिए कहा गया है। अब रिस्पॉन्ड बिहेवियर में ये बात कही जा सकती है कि जब व्यक्ति किसी ज्ञात उद्दीपन के प्रति, स्टिमुलस के प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, उसे रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा गया है। अब जैसे कि उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया, पीछे पावलव ने हमने बात की थी कि भोजन दिखने के बाद कुत्ता लार प्रस्तुत करता है, कि जैसे ही भोजन दिखता है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। अगर हम जनरली बात करें कि मान लीजिए आपको जो फ्रूट बहुत पसंद है, तो इसमें भी अगर हम जब आगे बात करेंगे तो उसमें वो चीज़ आएगी कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कोई फ्रूट पसंद है, उसका नाम लेता हूँ, तो नाम लेते ही मुंह में पानी आना। मतलब रिस्पॉन्ड बिहेवियर किसी ज्ञात उद्दीपन, किसी बात को करने पर आप उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हो। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड बिहेवियर। दूसरी जो बात इन्होंने कही अपनी तरफ से, ऑपरेंट बिहेवियर क्या है। ऑपरेंट बिहेवियर में स्किनर ने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि मनुष्य की बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण नहीं होती हैं, वो स्वतः ही अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा खाली बैठा हुआ है, क्लास में हम देखते हैं, क्लास में कोई बच्चा खाली बैठा हुआ है, बैठे बैठे पेन घुमाते रहते हैं, पेन से कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, पैर हिलाते रहते हैं। कईयों की आदत होती है बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं। मतलब बैठे, देखो, एक तो है किसी उद्दीपन या किसी वस्तु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, और एक हमारी बिना किसी उद्दीपन के ही जब प्रतिक्रिया होती है, उसे रिस्पॉन्ड की बजाय ऑपरेंट बिहेवियर कहा गया है। तो जो स्किनर ने अपनी सारी बात को कहने का बल दिया है, वो इसी बात पे उन्होंने जोर लगाया कि जो पहले वालों ने अपनी बात कही है वो ये कही है कि आप किसी न किसी ज्ञात उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हो। परंतु यहाँ पर स्किनर ने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि कोई उद्दीपन या कोई स्टिमुलस होगा जिसके प्रति आप प्रतिक्रिया करते हो।
इसीलिए इन्होंने इसको रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहते हुए इसको अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया है, इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया है, कबूतर पर किया है। इनके जो प्रयोग सक्सेस हुए उसके बारे में मैं थोड़ी डिस्कस करूंगा, ताकि आपको उनके बारे जो उनका थ्योरी है, उनके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो क्लियर हो सके। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या है और रिस्पॉन्ड बिहेवियर क्या है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सक्रिय अनुबंधन का मतलब क्या समझाने की कोशिश की है इन्होंने। इनके अनुसार सक्रिय अनुबंधन सीखने की उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सीखने वाला सक्रिय व्यवहार का अनुबंधन किया जाता है। सक्रिय व्यवहार का अनुबंधन किया जाएगा, जिसको कि रिस्पॉन्ड बिहेवियर, अनुबंधन पर बल दिया जाएगा, रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा गया है। अब सक्रिय व्यवहार से मतलब क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ना पहले वाली में अगर डिफरेंस करके देखें, वहाँ पर जब कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो एक स्थिति में खड़ा है, वो कुछ नहीं करता, खाना आता है उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि पहले आप कोई क्रिया करते हो, उस क्रिया को करने के एवज में आपको रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन मिलता है, तो आप फिर उस क्रिया को, वो जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, वो आपको इस क्रिया को दोबारा करने पर अग्रसर करता है, जिससे आप उस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हो और धीरे धीरे वही आपके व्यवहार का अंग बन जाता है, जिसको कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा अहम रोल है रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट से मतलब क्या है, पुनर्बलन का। अब पुनर्बलन में क्या होता है कि पुनर्बलन, जब हम आगे बात करेंगे पुनर्बलन क्या है, वैसे शॉर्ट में आई विल क्लियर टू यू कि पुनर्बलन से मतलब है रेनफोर्समेंट। जब हम कोई, जैसे अब फॉर एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि जब बच्चा कोई काम करता है, मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे ने कोई काम किया, उसके काम करने पर टीचर ये बात कहता है कि आज तुमने काम बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। अब ये जो दो शब्द हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, वो उसको दोबारा उस काम को और अच्छे से करने के लिए रेनफोर्स करेगा, पुनर्बलित करेगा। दूसरी बात क्या थी, अब जो हमने पहले थ्योरी की है, क्लासिकल कंडीशन है। क्लासिकल में आप पहले कंडीशन रखते हो कि आप काम अच्छा करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मान लो बच्चों को ये कहा जाता है कि आप अच्छे से होमवर्क करो, साफ हैंड राइटिंग से करो, तो आपको गुड मिलेगा या चॉकलेट मिलेगी। पहले आप करो, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। इसमें क्या है, पहले आप करते हो, करने के बाद आपको कुछ मिलता है। तो इन दो थ्योरियों के बीच में सबसे मेजर मेन डिफरेंस है वो सिर्फ यही है। एक में आप पहले क्रिया करते हो, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें पहले रिस्पॉन्स करोगे, आपको कुछ मिलेगा, उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप आगे उस क्रिया को दोहराओगे। तो यही दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट अपनी बात को क्लियर करते हुए शॉर्ट में डेफिनेशन को मैं क्लियर करता हूँ। ML बिगे ने इस सक्रिय अनुबंधन के को डिफाइन करते हुए कहा है कि ये एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सततता व संभावित होती है। मतलब क्या है कि इसमें जो आप एक्टिविटी करोगे, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो कॉन्टीन्यूस होगा, सतत, और संभाविता उसकी बनी रहेगी। और उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। और उस समय सक्रियता से क्या मतलब है, जब आप एक काम करते हो, करने के बदले में आपको कुछ मिलता है, फिर आप उस काम को दोबारा करते हो, फिर आपको कुछ मिलता है, तो बार बार मिलना उस काम के प्रति आपकी सक्रियता को इतना बढ़ा देता है कि धीरे धीरे वो क्रिया आपके व्यवहार का एक अंग बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कभी सर्कस में देखा हो कि जानवरों की कई अलग अलग तरह की आइटम्स होती हैं, तो जो उनको ट्रेन करने वाले ट्रेनर होते हैं, शुरू में जब उनको किसी तरह की आदत या डालनी होती है, उनके व्यवहार में उस चीज़ को डालना होता है, तो उनको हर छोटे से स्टेप के बाद कुछ खाने के लिए देते हैं। पहले करते हैं, फिर उनको कुछ खाने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर वो जो खाने के लिए मिलने वाला सामान है, वो उनके लिए रेनफोर्समेंट का काम करता है। धीरे धीरे जब उनको वो चीज़ मिलती जाती है, तो वो उस क्रिया को अच्छे से करते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या है, उसकी रिपीटिशन इतनी होती है कि वो उसके व्यवहार का एक अंग बन जाती है। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये थ्योरी हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाए। स्किनर ने
दो मेनली एक्सपेरिमेंट किए, पहला चूहे पर और दूसरा कबूतर पर। चूहे पर जो किया गया एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी फेमस हुआ इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक स्पेशल तरह का बॉक्स तैयार किया, इसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। इन्होंने उस बॉक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया था, उसमें एक छोटा सा रास्ता होके गुजरता था। अब उस रास्ते नीचे कीलें लगी हुई थी, थोड़ा कंक्रीट वाला रास्ता था, जिससे उसको होते हुए जब गुजरता है आगे थोड़ा सा आगे जाता है, उसमें हल्का सा प्रकाश है, एक लीवर है, लीवर पर अगर बाई चांस उसका पैर पड़ता है तो खट की आवाज़ होती है, एक तश्तरी पड़ी होती है, छोटी सी प्लेट पड़ी होती है, ऊपर जो वो बॉक्स है उसके ऊपर कुछ खाने के दाने रखे होते हैं। जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ता है खट की आवाज़ होती है और उसमें से कुछ दाने उसकी प्लेट में आके गिरते हैं। इस सारे प्रोसीजर को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसमें स्किनर ने उस जो स्पेशल बॉक्स तैयार किया गया है उसमें भेजने से पहले उसको निश्चित समय के लिए भूखा रखा जाता है। भूख पुनर्बलन में रेनफोर्समेंट है उसमें अहम भूमिका अदा करती है और सही दिशा में व्यवहार को अर्जित करने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करती है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है तो भूखे चूहे को उस बॉक्स में छोड़ा जाता है। अब वहाँ पर चूहा अपनी तरफ से सभी क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र है। उसको इस तरह का रास्ता दिया जाता है जिसमें वो स्वतः ही अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हुए बाई चांस उसका पैर, इट इज़ चांस सक्सेस, बाई चांस रैंडमली उसका पैर लीवर पर पड़ता है, खट की आवाज़ होती है, उसको एक दो दाने खाने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे उसको नहीं पता ये क्या हुआ और क्या उसको मिला। अब यहाँ पे जो दाने मिले हैं वो उसके व्यवहार को दोबारा से रेनफोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ कि अगर मैं आसपास दोबारा से क्रिया प्रतिक्रिया करता हूँ तो उसको कुछ ना कुछ दोबारा से मिलेगा। इसको क्रिया को दोहराने के लिए फिर वो दोबारा से उछल कूद करता है तो फिर उसको दोबारा से कुछ दाने खाने के लिए मिलते हैं। तो ये क्रिया वो बार बार दोहराता है और कुछ समय बाद उसको इस बात पे विश्वास हो जाता है कि लीवर के आसपास से कुछ ऐसा है जहाँ पर उसका पैर पड़ने से उसको खाने प्राप्त होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो क्रिया आगे बढ़ती चली जाती है तो लास्ट में बिना समय बर्बाद किए वो चूहा सीधा लीवर पर पहुंचता है, लीवर के पैर दबाता है और खाना प्राप्त कर लेता है। इस तरह से स्किनर ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम किसी क्रिया के प्रति पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो जो क्रिया है वो बलशाली होती चली जाती है, हमारी जो एक्टिविटी है मेनली बढ़ती चली जाती है और लास्ट में हम उस क्रिया को उस सही ढंग से करना सीख जाते हैं। इन्होंने इसे शेपिंग ऑफ बिहेवियर का नाम भी दिया था। शेपिंग ऑफ बिहेवियर से मतलब क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जैसा बनाना चाहते हैं उसको अगर हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं तो हर स्टेप पे उसको रेनफोर्स किया जाए तो धीरे धीरे हम उसके व्यवहार को वैसा ही मोल्ड कर देते हैं जैसा हम चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि सर्कस में जैसे चिंपैंजी या कोई भी जानवर हो जिसको कुछ सिखाया जाता है वो उसको इसी वे से ट्रेंड किया जाता है। और एग्जांपल के तौर पर इसका नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात करते हैं। इन्होंने एक कबूतर को दाहिनी ओर से घूमकर एक निश्चित जगह पर चोंच मारने का प्रयास करवाया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सारी प्लेट ली, उसको ये चीज़ सिखानी थी कि वो दाहिनी ओर से घूमकर एक निश्चित जगह पर चोंच मारे, जहाँ से उसको चोंच मारने पर एक दाना प्राप्त होता है। पर क्योंकि वो पूरा 180 डिग्री तो नहीं घूमता, नहीं 360 घूमेगा, तो उसको इन्होंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे उस पार्ट में डिवाइड किया उसको पहले थोड़ा सा घूमता है, वहाँ चोंच मारता है, एक दाना प्राप्त होता है, फिर थोड़ा सा और घूमता है, वहाँ चोंच मारता है, फिर उसको दाना प्राप्त होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब वो पूरी तरह से दाहिनी ओर घूमकर एक निश्चित जगह पर चोंच मारने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सीख गया तो बीच वाले जो स्टेप है वो ख़त्म कर दिए। पूरा जो एक स्टेप आया वो यही था कि दाहिनी ओर से घूमना, एक जगह पर चोंच मारना और दानों को प्राप्त करना। ये मतलब कहने का क्या है, इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसी बात को क्लियर करने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम किस तरह का बनाना चाहते हैं। अगर हम उसको सही जगह पर सही समय पर सही रेनफोर्समेंट करें, पुनर्बलित करें, तो उसको वैसा ही बनाया जा सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर
जो पहले वाली थ्योरी है और इस थ्योरी में मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें आप पहले कुछ करते हो तब आपको मिलता है, उसमें पहले आपको मिलता है तब कुछ करते हो। बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम ऑपरेंट कंडीशन, ये क्लासिकल कंडीशन की बात करें तो उसमें भी एग्जाम्पल आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हम सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगाना और हमारा उसके अकॉर्डिंगली उठना, कुछ वो एक कंडीशन है कि अलार्म लगा है तो हमें उठना पड़ेगा। पर कुछ दिन बाद क्या होता है कि आप अलार्म से पहले उठ जाते हैं, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर वो कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया आपका। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें जैसे छोटे बच्चों को लिखने के लिए अच्छी आदत, कोई भी अच्छी आदत डालनी है। अब आपने देखा होगा क्लास में कई बार बच्चे नाखून काटते हैं बैठे बैठे, या मतलब कई तरह की बच्चों में गलत आदतें होती हैं। तो टीचर उन आदतों को छुड़वाने के लिए या पेरेंट्स उन आदतों को छुड़वाने के लिए किसी न किसी तरह का लालच देते हैं कि अगर तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा या तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो मतलब कहने का है कि जब आप सामने वाले के व्यवहार को बदलना चाहते हो, बदलने के लिए आप जब कोई कंडीशन लगा देते हो कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वो जो कंडीशनिंग थ्योरी में आ जाती है चीज़, और वो या तो ऑपरेंट है या जो पहली हमने थ्योरी की बात की है क्लासिकल कंडीशन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफ़ाइन करता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का जो अनुबंधन है कोई निश्चित अनुक्रिया प्रकट करने अथवा अवरुद्ध करने की ओर अग्रसर होता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको कोई ना कोई निश्चित प्रतिक्रिया पहले अवश्य ही करनी होगी। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई किसी तरह की क्रिया नहीं करते तो ये थ्योरी आगे इम्प्लीमेंट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू समथिंग। नेक्स्ट है, इस प्रकार के अनुबंधन में उन क्रियाओं को प्रयोग होता है जिसमें पुरस्कार या सकारात्मक उद्दीपक शामिल हो। इसमें वो क्रियाएं शामिल होंगी या तो जिसमें पुरस्कार दिया जाए या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट शामिल हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इस अनुबंधन में जो सब्जेक्ट है निर्धारित अनुक्रिया प्रकट करके पुरस्कार सकारात्मक उद्दीपन से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि प्रयोज्य पुरस्कार द्वारा वांछित व्यवहार प्राप्त करने लगता है। अब अगर मान लीजिए इसमें जब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा, मान लीजिए आपने किसी को कहा कि आप होमवर्क अच्छा करो, आपको चॉकलेट दी जाएगी। आप उसने बहुत अच्छा किया बट आपकी तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं गया। आपने कहा अच्छा दोबारा करना फिर देंगे, उसने फिर दोबारा से अच्छा किया तब भी आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो तीसरी बार ये क्रिया हट जाएगी। ये बात भी है इसमें। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम अच्छा करने पर रेनफोर्स कर रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा, उसको एक चॉकलेट दिया आपने, तो ऑब्वियसली वो सेकंड टाइम उस काम को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। ये जो देना है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये एक थोड़े टाइम के लिए है। जब उसकी आदत डल जाती है, आप उस चीज़ को हटा भी देते हो तब भी वो उसकी आदत जनरेट हो चुकी होती है। ठीक उसी तरह से इस अनुबंधन का जो परिणाम है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई अनुक्रिया को अर्जित करता है। अनुक्रिया से मतलब क्या है कि नई क्रिया को सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कौन कौन सी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे वो कोई भी एजुकेशनल थ्योरी हो, लर्निंग थ्योरी हो। आगे हम और भी जैसे टीचिंग लर्निंग थ्योरीज हैं वो भी करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जब तक आप उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन नहीं देते, शैक्षिक महत्व नहीं देते, एक टीचर के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका थ्योरी का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें है, सबसे पहले है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही विद्यार्थियों को प्रेरित करने के संबंध में है। दूसरा है विद्यार्थियों को दोहराने में, रिपीटिशन करवाने में ये हेल्पफुल है। शब्द भंडार की वृद्धि करने में, प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो प्रोग्राम लर्निंग है वो भी बी एफ स्किनर द्वारा दी गई है, प्रोग्राम लर्निंग में भी ये हेल्पफुल है। स्मॉल स्टेप डिवीज़न, छोटे पद विभाजन, जब हम किसी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ये बहुत कारगर है। नेक्स्ट है व्यवहार को स्वरूप प्रदान करने में, शेपिंग ऑफ द बिहेवियर कहा गया है कि व्यक्ति या बच्चे किसी के भी व्यवहार को एक सही स्वरूप प्रदान करने के लिए इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सरल से कठिन, आसान से मुश्किल चीज़ को सीखने में इसकी अपनी एक ख़ास इम्पोर्टेंस है।
तो अगर हम बात करते हैं आगे, तो जैसे इसको सही माना गया है, इसमें भी कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ हुआ है। इसको भी जैसे जो इनसाइट लर्नर थ्योरी के प्रवर्तक हुए हैं कोहलर, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो मतलब हर एक नए के पीछे, उसके जन्म के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है। हाँ, बाकी अपने में ये थ्योरियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये इनकी आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। चाहे इनको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसाइज़ का मतलब किसी की आलोचना करना नहीं होता, उसमें एक नए विचार डालना होता है कि जिस पर उन्होंने बल दिया है क्या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तभी ये दो थ्योरियाँ निकल के आई। देखो, सबसे पहले करेक्शनिज्म था, करेक्शनिज्म को क्रिटिसाइज़ करके कंडीशनिज्म का जन्म हुआ। कंडीशनिज्म में जब पहली आई है, क्लासिकल कंडीशन आई है, तो उसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करके ऑपरेंट कंडीशन का जन्म हुआ। तो सभी थ्योरियाँ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक टीचर को अपने क्लास में इन थ्योरियों को की हेल्प से बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चों को समझाने सिखाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।